पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं देहरादून से आती है बड़ी खबर। आज केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी देहरादून के दौरे पर रहेंगे। यहां पर सीएम धामी भी उनके साथ उनके दौरे के दौरान मौजूद रहने वाले हैं। सीएम धामी के साथ प्रदेश में रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर एक मीटिंग की जाने वाली है नितिन गडकरी के द्वारा, जिसमें प्रोजेक्ट को लेकर समीक्षा की जाएगी और दोपहर 1:15 बजे से ये समीक्षा बैठक शुरू हो जाएगी। मीटिंग के बाद गडकरी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। नितिन गडकरी के दौरे से जुड़ी सारी जानकारी हमारे सहयोगी देंगे। सुनील प्रभात फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुनील प्रभात, नितिन गडकरी के दौरे से जुड़ी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। गडकरी देहरादून पहुंच चुके हैं। उनका यहाँ पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में भाग लेने का कार्यक्रम है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी उनके साथ होंगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो रोपवे परियोजनाओं को लेकर है। उत्तराखंड में करीब 49 रोपवे प्रस्तावित हैं, जिनमें से 3 रोपवे केदारनाथ और हेमकुंड साहिब और इसके साथ साथ देहरादून और मसूरी रोपवे, इन पर काम चल रहा है। इनकी समीक्षा करेंगे। इसके साथ साथ जो 49 रोपवे यहाँ पर प्रस्तावित हैं उनकी समीक्षा करेंगे कि आखिर वो किस स्टेज में है। कई रोपवे ऐसे हैं जिनकी डीपीआर बन चुकी है, तो अधिकांश रोपवे का फिजिबिलिटी टेस्ट चल रहा है। तो इन तमाम जो रोपवे प्रोजेक्ट्स हैं इनकी आज वो समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ और तमाम ऑफिशियल के साथ। जी शुक्रिया जानकारी के लिए सुरेंद्र प्रभात। विकसित भारत के विजन 2047 को लेकर उत्तराखंड ने भी कमर कस ली है। सीएम धामी ने सोमवार को सभी जिलाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के साथ वर्चुअली बैठक की है। गांव से लेकर जिला स्तर तक योजनाएं बनाकर अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने के लिए जोर दिया गया है। सीएम धामी ने सभी डीएम को निर्देश दिए हैं कि हर जिले में यह तय किया जाए कि विकसित उत्तराखंड का स्वरूप 2047 तक कैसा होगा। उत्तराखंड में सोमवार को जिला पंचायतों का कार्यकाल भी खत्म हो गया, लेकिन ना चुनाव हुए और ना प्रशासकों की तैनाती हो पाई। लिहाजा त्रिस्तरीय पंचायतों में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। सोर्सेस की माने तो इससे निपटने के लिए सरकार अब प्रशासकों का कार्यकाल 12 महीने तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 7,500 ग्राम पंचायतों, 89 क्षेत्र पंचायत और 12 जिला पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। पंचायत चुनाव तय समय पर नहीं हो पाए। दूसरी ओर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए भेजे गए प्रस्ताव में तकनीकी अड़चनें सामने आ गई। नतीजा ये हुआ कि पंचायतों में अब संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। सरकार ने अब एक्ट में नए सिरे से संशोधन करते हुए प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने के बजाय 12 महीने बढ़ाए जाने का प्रस्ताव राजभवन को भेजा है। कि बाकायदा राज्य सरकार ने जो मसौदा ऑर्डिनेंस के लिए भेजा है, उसमें जो पंचायत राज अधिनियम है, उसमें जो 6 महीने की व्यवस्था है, उस 6 महीने की व्यवस्था में ही अमेंडमेंट करके 1 साल की व्यवस्था के लिए ऑर्डिनेंस का मसौदा भेजा है। उम्मीद करते हैं कि शायद उसको राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। जो हमारे शासन में जो अधिकारी बैठे हैं उनकी लापरवाही से इस समय प्रदेश में गहरा संवैधानिक संकट पैदा हो गया है कि आज आप देखिए कि इस समय जो हमारे गांव के लोग हैं उनको बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब सरकार को राजभवन की मंजूरी का इंतजार है। तब तक गांव से लेकर जिलों तक पंचायतों में कामकाज ठप रहेगा। हालांकि जानकार कहते हैं कि इससे आम जनता पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। नई कार्य योजना नहीं बन सकती है, नई योजनाओं की स्वीकृति नहीं हो सकती, लेकिन जो रनिंग वर्क हैं उन पर काम चलता रहेगा और उनके भुगतान में क्योंकि अधिकारियों की भूमिका होती है तो कोई रुकावट नहीं आएगी। तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। पंचायतों के इस मामले को बड़ी चूक माना जा रहा है। इससे पहले हरिद्वार में पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल दूसरी बार बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाया गया था और विधानसभा से पारित कर राजभवन भी भेजा गया था। राजभवन ने कुछ आपत्तियों के साथ इसे वापस लौटाया था, लेकिन उसके बाद इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। अगर उसी पर गंभीरता से वक्त में काम कर लिया होता तो आज संवैधानिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।
उत्तराखंड में अभी विधानसभा चुनाव दूर है, लेकिन लगातार चुनाव हारने वाली कांग्रेस पार्टी के नेताओं में एक बार फिर से 2027 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई दिखने लगी है। इसे लेकर लामबंदी होने लगे हैं। अब आपको बताते हैं कि पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत का कहना है कि पार्टी के अंदर कोई स्वाभाविक लीडर दिखता है और जनता में किसी कांग्रेस नेता का स्पार्क दिखता है तो पार्टी नेतृत्व को उस नेता को आगे करके बताना चाहिए इसके बारे में और इस बारे में सोचना चाहिए। हालांकि हरीश रावत का इशारा किस तरफ था यह भी साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन जरूर कहा उन्होंने कि समय रहते ये साफ हो जाना चाहिए। किस तरीके से संघर्ष आगे बढ़ता है, यदि कोई स्वाभाविक दावेदार निकल करके आता है और संघर्ष की अगुवाई करते हुए दिखाई देता है और जनता में उसकी स्वीकार्यता है, तो मैं चाहूँगा कि लीडरशिप इस विषय पर निर्णय ले। उत्तराखंड में अगले 2 दिन तेज बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी है। मौसम का अपडेट ले लीजिए। देहरादून, नैनीताल और 9 जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। 2 दिन तेज आंधी की आशंका जताई गई है। हमारी सहयोगी इस पर और जानकारी देगी। हालांकि बीते कुछ दिनों से लगातार मौसम खराब है। प्रदेश भर में ऊंचाई के इलाकों में तेज बारिश और बर्फबारी भी हुई है। इस समय मौसम कैसा है, इस पर जानकारी हमारे सहयोगी देंगे। तेज बारिश और आंधी का येलो अलर्ट है। बीते कुछ दिनों से लगातार आप देख रहे हैं, सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, उत्तर भारत के तमाम राज्यों में ही तेज आंधी और बारिश की झलक देखने को मिल रही है। हालांकि मानसून अभी पूरी तरह से आया नहीं है, प्री मानसून की ये बारिश है। भारती सकलानी से उत्तराखंड की जानकारी लेते हैं। भारती सकलानी, प्री मानसून की ये बारिश हो रही है। तेज बारिश और आंधी का अलर्ट एक बार फिर जारी कर दिया गया है। विस्तार से बताएं, मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है। अब देहरादून की इस वक्त मैं बात अगर बताऊं, तेज आंधी यहाँ पर चल भी रही है, तेज हवाओं का सिलसिला यहाँ पर जारी है और आज ये कहा गया है कि देहरादून, नैनीताल समेत 9 जिले ऐसे हैं जहाँ पर तेज बारिश का येलो अलर्ट है। कई जगह पर बारिश होने भी लगी है। इसके अलावा आपको बताएं कि प्री मानसून शावर ये है, 10 जून तक मानसून आने का पूर्वानुमान जताया गया है, लेकिन उससे पहले ये कहा गया है कि आज और कल तेज बारिश प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में देखने को मिल सकती है और उसका असर भी यहाँ पर दिखने लग गया है। क्या मौसम अभी भी खराब है वहां पर? अगर कल की बात करूं, देहरादून में हमने देखा कल सुबह जबरदस्त बारिश हुई, तेज बारिश देखने को मिली, लेकिन दोपहर होते तक तेज धूप जो है वो कई इलाकों में आ गई थी। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं, एक बार फिर से वैसा ही मौसम बना हुआ, तो पल पल मौसम का जो मिजाज है वो उत्तराखंड में बदलने में लगा हुआ है। देहरादून में भी यही स्थिति बनी हुई है और इस वक्त तेज हवाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, और इसीलिए चारधाम यात्रियों से भी ज्यादा सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। शुक्रिया भारती सकलानी जानकारी के लिए। नैनीताल में मौसम विभाग की चेतावनी का असर दिखा। सोमवार को दिन में अचानक से मौसम बदल गया और शहर में झमाझम बारिश हुई। तेज बारिश के चलते नैनीताल के माल रोड पर एक बड़ा पेड़ सड़क पर गिर गया, जिससे रोड बंद हो गई और तेज हवा और बारिश के कारण यहां पर पेड़ गिरने से बिजली की लाइन भी टूट गई। पैदल आने जाने वाले लोगों को भी दिक्कत हुई। उधर सोमवार को चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। उच्च हिमालयी क्षेत्र के सुंदर बुग्याल में तस्वीरें भी सामने आई है यहाँ की, जहां पर बर्फबारी जमकर हुई है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जून का महीना और बर्फबारी कुछ जनवरी के महीने का आभास कराती है। बहुत सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि जब जून के महीने में प्रचंड गर्मी पड़ती है तो वहां ऐसी बर्फ की मोटी चादर पहाड़ों पर बिछी है। उत्तरकाशी में आज दूसरे दिन भी सुबह से बादल छाए हुए हैं। हल्की ठंड महसूस की जा रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री में बारिश और बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। ऐसे में जो यात्री पहाड़ों पर जा रहे थे वो अपने साथ गर्म लेकर कपड़े जरूर जा रहे हैं।
उत्तराखंड में अगले 4 महीने चैलेंजिंग होने वाले हैं। एक तरफ जहां पर सामान्य से ज्यादा तेज बारिश का पूर्वानुमान है, तो वहीं दूसरा मॉनसून सीजन में क्लाउड बस्ट का खतरा भी है, जिसको लेकर ऐसा कोई सिस्टम नहीं जिससे कि अनुमान लगाया जा सके कि क्या होने जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में अगले 4 महीने चैलेंजिंग होने जा रहे हैं। एक तरफ जहां सामान्य से ज्यादा बारिश का पूर्वानुमान, तो दूसरा मॉनसून के सीजन में क्लाउड बर्स्ट का खतरा, जिसको लेकर ऐसा कोई सिस्टम नहीं जिससे प्रेडिक्ट किया जा सके। मॉनसून सीजन के साथ ही प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं भी आम हो जाती हैं। एक ही जगह पर लगातार 100 mm तक की बारिश बादल फटने की घटना को दर्शाती है। ऐसे में मॉनसून में कई जगह पर क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। अब जब मॉनसून सीजन करीब है, तो अगले 4 महीने चुनौतीपूर्ण होने जा रहे हैं, जिसमें खास होगा कि इस तरह की घटनाओं का पहले से आकलन, क्योंकि प्रदेश के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे बादल फटने जैसी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सके। जानकारों का मानना है कि 2 घंटे पहले ही होने वाली बारिश की एक्टिविटी बताई जा सकती है। हालांकि इसमें बादल फटने जैसा सिस्टम का बता पाना मुश्किल है। लेकिन 5 से 6 सेंटीमीटर भी अगर आवर में वहाँ रेनफॉल मिल जाती है, तो वो अपना आप में काफी होती है कि वो जो है फ्लैश फ्लड वगैरह जो है वो इनिशिएट कर सकती है। तो बिल्कुल चाहे लैंडस्लाइड या फ्लैश फ्लड है, 5 से 6 सेंटीमीटर विद इन आवर अगर रेन मिल जाए, तो आप ये कह सकते हैं जो मिनी क्लाउड बस्ट इस तरह की भी चीजें होंगी, तो उसमें चीजें होती हैं। तो बिल्कुल इसके लिए है स्ट्रेटजी यही है कि नाव कास्ट तक हम उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे कि जहाँ लोकेशन स्पेस में हम बता सकें इस तरह की एक्टिविटी अब आप थोड़ा यहाँ से बिल्कुल अलर्ट हो। उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर गिरती है। ऐसे में आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील राज्य में इस तरह का सिस्टम का डेवलप होना अब जरूरी लग रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उधर मई और जून के मौसम में बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। इस बार खरीफ की बुवाई भी समय से होने लगी है। पिछले वर्षों की अपेक्षा इस बार गर्मियों से अधिक बारिश हुई, जिससे अच्छे उत्पादन की उम्मीद मानी जा रही है। इसके साथ ही गर्मियों में जंगलों की आग पर भी कंट्रोल नजर आ रहा है। पेयजल संकट भी कम होने से ग्रामीणों ने चैन की सांस ली है। स्टार्टिंग में अच्छी बारिश हो रही है, जो कि हमारी फसलों के लिए बहुत अच्छी है, जिससे हमारे मिट्टी में नमी बरकरार है और किसानों ने भी अपनी बुआई टाइम पे कर रहे हैं। जो भी खरीफ की हमारी फसलें जैसे मड़वा हो गया, पल्सेज हो गई या मक्का हो गया, तो फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। इसमें अगर हम लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें इसका, मई के महीने में तो 23 से 25 mm की बारिश होती थी। इस बार वो 46 mm तक बारिश हो रही है मई के महीने में। नैनीताल के भवाली से बड़ी खबर इस समय, जहां पर कल देर शाम भवाली बाजार में 4 दुकानों में आग लग गई और आग भीषण तरीके से फैलती हुई नजर आई। ऊंची ऊंची लपटें दूर से नजर आने लगी। ये देखिए आपके सामने उसी समय का मंजर हम दिखा रहे हैं। आग की चपेट में एक घर भी आया। आग बुझाने के लिए नैनीताल और भीमताल से फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर प्रेमनगर इलाके में देवभूमि चौक पर बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष की हत्या की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अजहर त्यागी नाम का ये शख्स जिस पर गोली मारने का आरोप लगा है, माफ कीजिए, सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर तेज आवाज, साइलेंसर्स और वाहनों पर काली फिल्म लगाने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत देखिए नंदप्रयाग, पीपलकोटी, जोशीमठ, पांडुकेश्वर में लगातार चेकिंग की जा रही है और बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब जाने के दौरान तेज आवाज वाले बाइक सवारों के चालान काटे जा रहे हैं। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। अपडेट ले लीजिए कितने भक्त अब तक दर्शन करके जा चुके हैं। कुल 7,44,000 भक्तों ने दर्शन किए हैं। सोमवार की बात करें तो यहां पर 24,137 श्रद्धालु पहुंचे। 12 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। हर दिन आंकड़ा बढ़ रहा है।
बद्रीनाथ धाम में अभी तक 5,37,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और हर रोज यहां पर भी 20 से 21,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यमुनोत्री गंगोत्री का भी अपडेट ले लीजिए। यहां पर भी देखिए अब तक कई लाख श्रद्धालु दर्शन करके जा चुके हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रिकॉर्ड यमुनोत्री में 3,50,000 और 3,42,000 गंगोत्री में भक्तों ने दर्शन किए। उन्नीस भारत चीन युद्ध के बाद टूरिस्ट के लिए खुली जादोंग वैली में एक ऐसा अद्भुत तालाब है, जानकी तालाब, जिसे जनक ताल नाम से भी जाना जाता है। इसका दीदार अब ट्रैकर कर सकेंगे। देखिए रिपोर्ट। भारत चीन सीमा पर मौजूद विश्व का सबसे दूसरा ऊंचा ट्रैक जनकताल ट्रैकर्स के लिए खोल दिया गया है। इस 17,700 फीट ऊंचे दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे ट्रैक को इसी साल पीएम मोदी ने लॉन्च किया था। ये ट्रैक हाई एल्टीट्यूड एडवेंचर के दीवानों के लिए किसी रोमांच से कम नहीं है। इस ट्रैक पर नीले पानी की झील जनकताल है जो ट्रैकर्स को आकर्षित करती है। जनकताल जो है वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत जादू के करीब होने के कारण इसकी भी अहमियत बढ़ जाती है और इसे बढ़ावा देने के लिए लगातार इस पर काम हो रहा है। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत केंद्र सरकार सीमांत गांवों को दोबारा आबाद करने पर काम कर रही है। इस योजना के तहत 1962 के भारत चीन युद्ध में खाली हो चुके नेलांग जादूंग गांवों को भी विकसित करने की योजना है और छोटा लद्दाख कहे जाने वाले इस क्षेत्र में पर्यटन और ट्रैकिंग की अपार संभावनाएं हैं। सरकार का प्रयास है कि बॉर्डर इलाकों में पर्यटक आएं, जिसके लिए होम स्टे बनाने के साथ ट्रैक पर काम किया जा रहा है। ट्रैक्स को जो है खोला जाना एक बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है और ये निश्चित रूप से यहाँ के लोगों की आजीविका को बल देने वाला और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला होगा। गंगोत्री नेशनल पार्क में आने वाले सैलानी जहाँ नेलांग और जादूंग वैली का दीदार कर सकेंगे, साथ ही ट्रैकिंग के दौरान नीले पानी की झील जनकताल को भी करीब से देख सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर में क्षमता से अधिक वन्य जीव हो गए हैं। यहाँ पर 10 बाघ और 10 गुलदारों की संख्या है। 10 गुलदारों को रखने की जगह है, लेकिन स्थिति ये हो गई है कि यहाँ पर कुल 11 बाघ हैं फिलहाल और 13 गुलदार हैं। ऐसे में इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व सेंट्रल जू अथॉरिटी की अनुमति का इंतजार हो रहा है, जिससे यहाँ आने वाले घायल और बीमार वन्य जीवों का इलाज किया जा सके। हमारे पास वर्तमान में 2 बड़े बाड़े हैं, जिनमें हमारे एक में टाइगर रखे गए, इसमें हमारे 11 टाइगर हैं अभी वहाँ पर, और दूसरे में लेपर्ड है जहाँ पर 13 लेपर्ड हमारे यहाँ है। हमारा प्रयास जो है वो इस तरह के और बाड़े बनाने का है, क्योंकि क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं जो होती हैं जिसमें हमको जो टाइगर या लेपर्ड है मेनली उनको रेस्क्यू सेंटर में रखना पड़ता है। पिथौरागढ़ में लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाले हाईवे को बेहतर बनाने की कवायद शुरू होने वाली है। अब देखिए, इस हाईवे में बूंदी से लेकर गोबियार टनल बनाई जानी है। 5.5 किलोमीटर की ये टनल बॉर्डर के सफर को तो सुरक्षित करेगी, साथ ही समय भी बचाएगी। रिपोर्ट देखिए। लिपुलेख बॉर्डर की राह में छियालिक की चढ़ाई पार करना किसी चुनौती से कम नहीं है। बूंदी से छियालिक पहुंचने के लिए आज भी 36 खतरनाक मोड़ों को पार करना पड़ता है। छियालिक की पहाड़ी इतनी कमजोर है कि हल्की बारिश में भी ये दरकने लगती है। ऐसे में बीआरओ बॉर्डर के इस हाईवे में बूंदी से गरव्यांग तक टनल बनाने जा रहा है। 5.5 किलोमीटर के टनल को बनाने में 2400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। टनल को लेकर 3 डीपीआर तैयार हो गई हैं और इनमें से 1 डीपीआर पर अंतिम मोहर लगना बाकी है। उसमें एक छियालिक जो कि जिसमें कि कई बैंड्स है और पूरा स्लाइडिंग जोन है। विभाग के द्वारा 3 डीपीआर हमने सर्वे की, जिसमें अलग अलग साइज की टनल आई हैं
अब इसमें से 3 डीपीआर में से एक डीपीआर को हम सेलेक्ट कर रहे हैं और सेलेक्ट करेंगे जिससे कि हमारी समस्या का समाधान हो। लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाला हाईवे कई मायनों में खास है। इस हाईवे की मदद से जहां चीन और नेपाल बॉर्डर तक सुरक्षा बल पहुंचते हैं, वहीं आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्राएं भी यहीं से गुजरती हैं। यही नहीं, व्यास घाटी के 7 गांवों की भी इकलौती लाइफलाइन है। ऐसे में इस हाईवे को सुरक्षित बनाना बीआरओ के लिए चुनौती बना हुआ है। बीआरओ जिस इलाके से टनल को ले जाना चाहता है, वहां विरोध भी देखने को मिल रहा है। ग्रामीण टनल का सर्वे नए सिरे से करने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों को डर है कि टनल बनने से उनके गांव को खतरा पैदा हो सकता है। जी, जहाँ पर इस समय बीआरओ ने टनल के लिए जो भूमि प्रस्तावित की है वो ग्राम पंचायत हमारे गांव के जस्ट ऊपर है। जब भी उस टनल का निर्माण होगा या उस टनल की अप्रोच रोड बनेगी, उससे गांव के खेत खलिहानों को और गांव को नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए ग्रामीण चाह रहे हैं कि या तो टनल की स्थान को थोड़ा सा परिवर्तित किया जाए। टनल के बनने से जहां लिपुलेख हाईवे काफी हद तक सुरक्षित हो जाएगा, वहीं दूरी कम होने के कारण समय की भी खासी बचत होगी। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि ग्रामीणों को भरोसे में लेना, ताकि कुमाऊं की पहली और सबसे बड़ी टनल की राह में कोई रोड़ा ना अटका पाए। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। तो उधर उत्तराखंड सरकार ऐसे मज़ारों को तोड़ रही है जो या तो अवैध है या फिर हाईवे की जद में आ रही हैं। रुड़की में ऐसा ही एक मज़ार सिंचाई विभाग की ज़मीन पर होता हुआ देखा गया, जहां पर जिसे सिंचाई विभाग के फील्ड कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सैनी को अवैध बताया। और सिंचाई विभाग ने नोटिस जारी किया है। नोटिस के जवाब के बाद कार्रवाई की जाएगी। कुछ नहीं, क्योंकि मैं यहाँ 10 साल हो गए लगभग काम करते हुए, कोई मोमडन नहीं आता यहाँ। नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि हटाओ कोई दिक्कत आ जाए, यहाँ कोई दिक्कत आ सकती है तुरंत। वो हम जांच के चेक करेंगे कैसी क्या स्थिति है, लेकिन यदि वो अवैध संचालन हो रहा होगा, सरकारी ज़मीन पे बना के अगर किया जा रहा होगा, तो उसमें निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।